रिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी कौन हो जाएगा? रिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी से जो किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो प्रथम शताब्दी के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक जानकारी देने वाली पुस्तक मानी जाती है। आगे की बात करते हैं, रिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी के लेखक कौन है? अज्ञात है, यानी इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई विवरण नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं प्लिनी की जो है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका, जिसे नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक के रूप में भी जानते हैं, और प्लिनी के द्वारा जो है इस पुस्तक में भारत के साथ किस देशों के संबंध के बारे में जानकारी मिलता है? तो इटली के बारे में जानकारी मिलता है। इससे पहले बताया हिस्टोरिका में किस देश के बारे में जानकारी मिलता है? भारत और फारस, ईरान की फारस, भारत और फारस हो जाएगा, फारस को ईरान, ठीक है, पर्सिया ईरान, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अभी बताया आपको कि जो है नेचुरल हिस्ट्री में जो है किस किस देश के बारे में संबंध में? भारत और इटली के बारे में। आगे बात करते हैं ह्वेन-सांग किसके समय भारत यात्रा पे आया? हर्षवर्धन की यात्रा पे आया था। और ह्वेन-सांग की रचना क्या थी? सी यू की था। और फाहियान जो आया था किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फाहियान का रचना क्या था? रेला, इब्न बतूता, 1333, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फाहियान की रचना फोक्यूकी देता है, ठीक है। वैसे चीनी भाषा है तो समझ सकते हैं, इधर उधर थोड़ा हो ही जाएगा जी। और ह्वेन-सांग का CUकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किसके यात्रा विवरणों के माध्यम से हमें हर्षकालीन धर्म तथा राजनीति की जानकारी मिलती है? ह्वेन-सांग, बिल्कुल सही है, ह्वेन-सांग हो जाएगा। आगे की यदि हम बात करते हैं, फाहियान यह क्या शताब्दी में आया था? 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है, फाहियान, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इत-सिंह का। इत-सिंह कब आया था? ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था इत-सिंह। और इत-सिंह जो था, इसने अपने विवरण में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यानी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन के साथ साथ जो उस समय के भारत के बारे में व्याख्या किया है। कौन किया है? इत-सिंह। क्या? और इत-सिंह कब आया था? 7वीं शताब्दी, ठीक है, 680, ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में देता है, तो 680 के बाद होगा। आगे बताना है, सुलेमान जो है, ये सुलेमान कब आया था? हाँ, 9वीं शताब्दी में जो है भारत आने वाला अरबी लेखक, ठीक है। ये सुलेमान के बारे में पूछा जाता है, कहाँ की कैसा लेखक? अरबी लेखक सुलेमान जो है, जिसने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में जो है लिखा है। कौन? सुलेमान लिखा है। यानी पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है? सुलेमान के द्वारा। और सुलेमान कहाँ के लेखक थे? अरबी लेखक थे। आगे बताना है, सिलसिला उतवारिख की रचना किसके द्वारा किया गया था? सुलेमान के द्वारा ही किया गया था। सिलसिला उतवारिख की रचना किसके द्वारा? सुलेमान के द्वारा। आगे बात करते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाले यात्री में कौन थे? अल-बरूनी। और अल-बरूनी ने जो है किस पुस्तक की रचना की थी? किताब उल हिंद की रचना की थी, जिसे तहकीक-ए-हिंद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे की बात यदि हम करते हैं, एक है मोहम्मद गजनवी के जो है दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। और उतबी के द्वारा किस पुस्तक की रचना किया गया था? तो किताब उल यामनी। यह उतबी के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? किताब उल यामनी की रचना। और ऐसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? अल-बरूनी हो जाएगा। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना है। और ऑप्शन में आपको जब भी दिखेगा तो आप फटाक से अल-बरूनी पर विशेष करके फोकस जाता है कि नहीं यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किताब उल हिंद का जो है अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड सचाऊ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड सचाऊ के द्वारा जो है किताब उल हिंद की रचना जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किया गया था। अब आगे है, अल-मसूदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है महियल जहां, ठीक है। क्या है? महियल जहान जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अल-मसूदी के द्वारा। और अल-मसूदी का ही सर्वप्रथम जो है इसी पुस्तक महियल जहान में ही जो है भारत के मानसून के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। मानसून के बारे में चर्चा किस पुस्तक में? महियल जहान। और किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? अल-मसूदी के द्वारा। आगे यदि हम बात करते हैं, अल-मसूदी किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय के दरबार में जो है अल-मसूदी आया था। क्या हो? इंद्र तृतीय की बात करते हैं, ये जो है प्रतिहार शासक था शायद, ठीक है। देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। आगे है, अरबी भाषा में रचित पुस्तक
रहेला, जिसकी रचना किसके द्वारा? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत में इसे मिलता है। और इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कब आया था? 1333 में आया, 1333 में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आगे चल के इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी। और ये काजी का मतलब क्या होता है? वकील होता है, ठीक है। काजी का मतलब वकील होता है। राष्ट्रकूट वंश का, हाँ, इंद्र तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इब्न बतूता जो है ये हम बता रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे चल के जो है इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेज दिया था। और दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, चीन राजदूत बनाकर भेजा था। अब है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। क्या करें, आगे चले? ठीक है। लगभग आपको आप अनुमान करिए कितना समय बीत गया होगा? ठीक है, करीब करीब 15 के आसपास स्टार्ट किए थे, 40 मिनट के अप्रॉक्स में बीत चुका है, ठीक है। आगे बोलिएगा। तो पुरातात्विक स्रोत को आज खत्म करते हैं, ठीक है। और कल से सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिनके पास नोट्स नहीं होगा, आप एक बार क्या करिएगा बताते, थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा इसका, ठीक है, और आप लेके पढ़िएगा। और जिन लोग के पास ऑनलाइन में जो भी लोग हैं उनके पास यदि नोट्स अगर चाहिए हो तो आप एप्लीकेशन पे ये नोट्स डाल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, जिनको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? ठीक है, आहत सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को जो है आहत सिक्का के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या हुआ? साहित्य में इसको कसारपन, जी, साहित्य में इसे कसारपन भी कहा जाता है। और आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, यानी आहत सिक्के को पंचमार्क सिक्के के रूप में भी जानते हैं। और यह 5वीं सदी का सिक्का माना जाता है, ठीक है। आगे बताना है, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण जो है इसे भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। यानी ठप्पा मार के जो बनाया जाता था, इसलिए भारतीय भाषा में इसे आहत मुद्रा कहते थे, आहत। आगे सिक्कों पर जो है लेख तथा तिथियां लिखने का कार्य जो है सबसे पहले किस शासक के द्वारा? यवन शासक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यवन शासक। और आगे पूछा जाता है कि पंचमार्क सिक्का या फिर आहत सिक्के पर बने चिन्ह क्या क्या होते थे? तो पंचमार्क है तो सीधा सीधा 5 गो तो मार्क उस पर जरूर होगा। और मार्क में यानी मार्क का मतलब ये होता है चिन्ह। तो किसका किसका चिन्ह था ये बताना। अब दूसरे जगह चले गए आप, सुन लेते, ठीक है। उसमें मोहर में रहता था ये। अभी हम बात कर रहे हैं आपको पंचमार्क सिक्का में, इसमें था पेड़, मछली, साढ़, हाथी और अर्धचंद, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? पेड़, मछली, साढ़, हाथी, अर्धचंद, ठीक है। एक क्रम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। वो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा सिक्का किन शासक द्वारा जारी किया गया था? अभी हम शुद्ध सोना नहीं लगाए, आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा सिक्का किन शासकों के द्वारा जारी किया गया था? तो वो मौर्य शासक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा शासक हो जाएगा? मौर्य शासक हो जाएगा। अगर सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन हो जाएंगे? गलत हो गया। सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जो है गुप्त शासक हो जाएगा। अगर सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का की यदि हम बात करेंगे तो कुषाण शासक हो जाएगा। यदि सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने की बात करेंगे तो हिंद यूनानी शासक हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्रम में याद रखना है। पहले बताया आपको सर्वाधिक सिक्का जारी करने वाला शासक मौर्य वंश, इसके बाद बताया सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक गुप्त वंश, और इसके बाद बताया सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक, और सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक हिंद यूनानी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये शीशे के सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो जारी किया गया था सातवाहन शासक के द्वारा। और सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुख हो जाएंगे। और सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं, किस शासक को जो है सिक्के पर जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, सही है। आगे बताना, चीन का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? चीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का प्रथम जो है इतिहास का लेखक किसे माना जाता है? इतिहास लेखक सुमा चीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुमा चीन को माना जाता है।
आगे बताना अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। एक एक बात है लिखा हुआ। आगे बात करते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख किसके अभिलेख है? अशोक के अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के, और लगभग यह 300 ईसा पूर्व के अभिलेख है, क्योंकि अशोक जो है शासक की बात करते हैं 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है ना, तो लगभग 300 ईसा पूर्व तो हो ही जाएगा ना। आगे बात करते हैं संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख कौन सा है? संस्कृत भाषा में रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया अभिलेख था। कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं किस अभिलेख से जो है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है युद्ध की जानकारी मिलता है? जी, तो आप जानते हैं अगर हम सीधा सीधा आपसे पूछते एहोल अभिलेख का संबंध किस आ सकते हो, तो फटाक से बोल देते पुलकेशिन द्वितीय का है। तो इस पुलकेशिन द्वितीय और किसके बारे में? हर्षवर्धन, दोनों के बारे में, दोनों के बीच युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? नर्मदा की नदी के किनारे। और इस युद्ध का नाम नर्मदा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 618 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, नर्मदा का युद्ध। हाँ, और एहोल अभिलेख के लेखक कौन हो जाएंगे? रवि कीर्ति हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख करने वाला अभिलेख जो है वो कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ही हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के बारे में उल्लेख करता है। आगे बात करते हैं कुछ अभिलेख है जिसके बारे में एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किस शासक से संबंधित है, इसके बारे में देखते हैं एक नजर। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल। और ये खारवेल के बारे में खास करके अभी का जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था। किस वंश का? चेदी वंश का शासक था, ठीक है। चेदी कलिंग तो उड़ीसा ना हो जाएगा। देखिए तो चेदी वंश कहाँ है? कलिंग होना चाहिए, उड़ीसा। आगे बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक? तो जी, जूनागढ़ का अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदामन से हो जाएगा ना। हाँ देखिए, दुगो है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन के द्वारा लिखा, ठीक है। और इसमें जो स्कंद गुप्त भी देता है, ठीक है। हाँ, जूनागढ़ या भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंद गुप्त के बारे में देता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। आगे बताना मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा? यशोवर्मन से हो जाएगा। नासिक अभिलेख से संबंध होता है, गौतमी बलसरी हो जाएगा, गौतमी बलसरी नासिक अभिलेख। एहोल अभिलेख अभी जस्ट बताए थे, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे। ग्वालियर अभिलेख बताएगा प्रतिहार शासक राजा भोज हो जाएगा, सही है। देवपारा अभिलेख बताएगा विजय सेन हो जाएगा, ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन हो जाएगा, ठीक है। और आगे बता इसका लेखक धुई, देवपारा अभिलेख का लेखक धुई हो जाएगा, ठीक है। और आगे है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख के लेखक कौन हो जाए? हरिसेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख हो जाएगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस अभिलेख से भारत पर होने वाले हुन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है? भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित शासक खारवेल का संबंध किस वंश से है? चेदी वंश से है, ठीक है। आगे बताना बोगाज कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख जो है, अभिलेखों में जो है वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, इसलिए बोगाज काई अभिलेख किसलिए जो इसे एशिया माइनर अभिलेख के रूप में भी जानते हैं, एशिया माइनर, बोगाज काई या फिर एशिया माइनर के रूप में इसी को जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवी देवताओं के बारे में जो है वर्णन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं प्राचीन भारत में दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सहगौरा अभिलेख है, यानी दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा हो जाएगा? सहगौरा अभिलेख। आगे बात करते हैं प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? जी, कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। मूर्ति का निर्माण जो है किस काल से? कुषाण काल से। आगे बात करते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण जो है किस यवन राजदूत के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत में जो है भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण किस यवन राजदूत के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हेरोडोटस ने, हेलियाडोरस का जो है विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से जो है प्राप्त होता है। हेलियाडोरस का जो है विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास के बारे में जानकारी मिलता है। हेलियाडोरस का जो है
विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। भागवत के जी, भागवत प्रथम के दौरान जो है लिखा, ये जो है हेलियाडोरस उसी के दरबार में राजदूत बनकर आया था हेलियाडोरस। जी, आगे बताते हैं भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है। अभी जस्ट बताए कि कौन सा विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो जाएगा जो भागवत धर्म के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है इसका जो साक्ष्य जो था, पुरातात्विक साक्ष्य भी था, ये भी हो गया खत्म लगभग। कल से स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी आगे चर्चा करते रहेंगे। क्या और भी कुछ करना है? समय तो 8 हो गया है। ठीक है, लगभग समझिए 40 मिनट की अप्रॉक्स, 40-45 मिनट का अप्रॉक्स है, जो कि सफिशियंट है। एक बार जो जिनको लग रहा होगा एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, वीडियो को स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा, तुरंत क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी कल आएंगे तो पहले इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पॉइंट को एक बार डिस्कस कर देंगे। वैसे सभी जितना भी लाइन है, एको को लाइन है ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सुलेमान का जो एक पुत्र, हाँ, सुलेमान का सुलेमान महियल जहाँ, नहीं सुलेमान का और अल-मसूदी का महियल जहाँ। हाँ, सुलेमान का जो 9वीं शताब्दी में आया। हाँ, 9वीं शताब्दी में सुलेमान आया था और सिलसिला उत्वारिख इसका पुस्तक का रचना था। सिलसिला उत्वारिख का रचना जो है सुलेमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूछा देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना इसमें, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हम पूरा पढ़े हुए हैं ना, इसलिए तो जवाब भी दे रहे हैं करंट में एकदम। ठीक है, नहीं तो आसान नहीं है, इतना जान लीजिए। ठीक है, जवाब देना कितना भी पढ़े हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन जो भी नया